नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल एनएमई कॉर्नर में। और आप जुड़ चुके हैं सुबह के 9 बजे लाइव क्लास से। तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे आप सभी मित्रों का। पहले हम जो लाइव सेशन में भाग लेते हैं और साथ ही साथ जो लाइव क्लास पर डे कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ किसी का व्यक्तिगत रूप से, लेकिन हम देख रहे हैं कुछ लोग लगातार जुड़े हुए हैं हमसे। हमें अच्छी बात है, खुशी हुई कि आप कम से कम पूरा मॉडर्न इंडिया बहुत ढंग से, बहुत ही शालीनता के साथ आप पढ़ रहे हैं। ये एक अच्छी बात है। तो अब तक हमारी जो बात हो चुकी थी वो कहाँ तक हुई है, आप लोगों को देखकर हमारा हौसला और बढ़ता है कि थोड़ी सी और डिटेल में चीज़ें कराई जाए और थोड़ा ढंग से कराया जाए। बस आप लोगों का ऐसे ही प्यार मोहब्बतें बना रहे तो हम और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। हाँ, हम इस बात पे विचार कर रहे हैं कि आप लोगों का पेपर है, तो पेपर के पहले हम अल्टरनेट आना शुरू कर देंगे। एक दिन गैप करके एक दिन आएंगे, या हफ्ते में 2 या 3 क्लास लेकर आएंगे, ज़्यादा नहीं कराएंगे पहले। लेकिन पहले मॉडर्न इंडिया हम कवर कर लें। क्यों? क्योंकि मॉडर्न इंडिया से आपके बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू मिल जाएंगे, इसलिए हम मॉडर्न इंडिया पूरा कवर करेंगे। उसके बाद ही अपने अल्टरनेट आने वाले प्रोग्राम पर हम विचार करेंगे। आप लोग इस बारे में अपनी राय भी दे सकते हैं हमें। ठीक है, तो आइए पहले हम शुरू करते हैं। अब तक जो बात की थी पहले वो हम कर लेंगे, उसके बाद हम फिर बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन पर। ये भारत छोड़ो आंदोलन को हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि ये इतना बड़ा आंदोलन है कि एक पार्ट में कवर करना हमारे लिए तो मुश्किल होगी। आप भले कर लें, हमारे लिए तो कम से कम भाई मुश्किल है एक पार्ट में कवर करना। आप तो हो सकता है 15 मिनट में कवर कर लें। ठीक है, तो इसको हम 2 पार्ट में लेकर आएंगे और टोटल हमें इसके लिए टाइम जो चाहिए कम से कम 2 आवर चाहिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 45-50 मिनट के आसपास आज टाइम ले लिया जाए और 45-50 मिनट के आसपास, 40-50 मिनट के आसपास कल। तो हम लगभग 2 आवर का टाइम लेकर कवर करके आपको पूरी चीज़ें डिटेल में करवा देंगे। अगर जल्दी में करना हो, संक्षेप में करवाना हो तो बताइए कि हम इसे केवल 30 मिनट में भी करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी चीज़ें डिटेल में नहीं जाएंगे जो चीज़ें करनी होंगी, लेकिन हमें जो लगता है कि आप लोग डिटेल में जानना चाहते हैं और ढंग से जानना चाहते हैं एक एक पॉइंट को। तो आइए डिटेल में बात करते हैं। देखिए, अब तक हमने जो बात की उसकी एक संक्षिप्त रेखा पिछले वीडियो में हमने 3 टॉपिक को कवर किया था, जैसा कि मुझे याद आ रहा है। एक था अगस्त प्रपोजल 1940। दूसरा हमें जैसा कि याद आ रहा है हमने जो कवर किया था वो था सेकेंड वर्ल्ड वार की स्थिति कुछ थी, और इसके साथ व्यक्तिगत आंदोलन या व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी का ये कवर किया था। तीसरा जो मैंने कवर किया था वो था क्रिप्स मिशन। ये 3 चीज़ हमने पिछले वीडियो में कवर की थी और हम अपनी चर्चा को लेकर आ गए थे 1942 तक। जब 1942 तक बात हो चुकी है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, भारत में कांग्रेस ने ये ठाना है कि हम इस विश्व युद्ध के दौरान कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं करेंगे। तो ऐसे में ठीक उसी साल 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चलाने की आवश्यकता क्या पड़ जाती है। कौन सी ऐसी आफत आ जाती है कांग्रेस के सामने कि कांग्रेस क्विट इंडिया मूवमेंट चलाने के लिए तैयार हो जाती है। इसकी पृष्ठभूमि की हम थोड़ी सी आपसे बात जरूर करेंगे यहाँ पर। देखिए, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है या QIM हम जगह जगह इसे लिखेंगे, पूरा भारत छोड़ो आंदोलन हम नहीं लिखेंगे। तो इसे आप यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा कि QIM क्यों लिख रहे हैं। देखिए, जो क्विट इंडिया मूवमेंट है इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं अगस्त की क्रांति। क्यों अगस्त की क्रांति कहते हैं? क्योंकि ये आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 8 और 9 अगस्त को। इसकी शुरुआती कहीं 8 अगस्त मिलती है, कहीं 9 अगस्त, दोनों डेट है। तो ये पास हुआ था 8 अगस्त, क्योंकि डिटेल में होल्ड ये बताएंगे। तो इसलिए से अगस्त में होने के कारण इसे कहते हैं अगस्त की क्रांति है। तो एक चीज़ आप इसके पहले अगस्त प्रस्ताव था, अगस्त प्रपोजल और अगस्त क्रांति में आप कन्फ्यूजन मत कर बना लीजिएगा कि अगस्त प्रस्ताव के खिलाफ जो क्रांति हुई अगस्त क्रांति थी। जी नहीं, एकदम बिल्कुल अलग विचारधारा है, अलग धारणा है। दोनों में जरा सा कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। अब तक हमने जो बताया आपको कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है, कांग्रेस न चाहते हुए भी अंग्रेजों का समर्थन कर रही थी। न चाहते हुए भी
पूरी तरह से उसने ठाना था कि हम समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन उनके पास दो ऑप्शन थे, एक फांसीवाद, नाजीवाद और वर्सेस अंग्रेज। तो इनको अंग्रेज ज़्यादा सही लगे और बिल्कुल यही सही भी था। और तो ऐसे में कांग्रेसियों ने सोचा कि हम अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करेंगे। इसी दरमियान आपने ये भी देखा इसी बीच कि जापान बहुत तेज़ी से एक्टिव हो रहा था। और उसकी ये एक्टिवता आपने इस इमेज में आपने देखी थी। कहाँ पर? जो जापान ने अटैक किया था पर्ल हार्बर पर, और अमेरिका का जो आपका नेवल बेस था, उस बेस को समाप्त कर दिया था। ये बातें हमने आपको पहली वीडियो में बताई। हमने ये भी बताया कि जिस डेट में उसने समाप्त किया था वो था 7 दिसंबर 1941। वो पर्ल हार्बर पर अटैक करता है, उसे समाप्त कर देता है। अमेरिका को बहुत बड़ी क्षति होती है, बर्दाश्त तो नहीं कर पाता। बिल्कुल क्यों करे भाई, एक बड़ी शक्ति अमेरिका थी उस समय, और कोई एक बड़ी शक्ति, सपोज दैट आप ही कोई नुकसान, आपसे कोई नीच छोटा व्यक्ति आपका ही कोई संपत्ति छीन ले, कोई तोड़ के चला जाए, तो आप भी प्रतिक्रिया देंगे। बिल्कुल उसी तरह अमेरिका उस समय बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी तो नहीं है लेकिन बड़ी है। उस समय अगर एक छोटा सा देश, अगर कोई उसके नेवल पावर पर अटैक कर रहा है, तो उसे वो अपना एक इज्जत की बात समझेगा और वो इस पर अटैक करेगा। और तुरंत ही आप देखेंगे अंग्रेज़ों के समर्थन में अमेरिका शामिल हो जाता है। इसकी हमने बात बताई थी आपको कि रूजवेल्ट चर्चिल पे दबाव बनाते हैं और उसकी वजह से क्रिप्स मिशन भारत आ जाता है। लेकिन यहाँ से केवल एक ही निष्कर्ष निकालना उचित नहीं था, यहाँ से एक चीज़ और आपको देखना था। वो क्या था? सेकंड थिंग, आपको यहाँ से एक चीज़ और ऑब्जर्व करनी थी। वो ये थी कि ये धीरे धीरे आप देखेंगे पूरे इस क्षेत्र में, यहाँ पर एक्टिव, यहाँ पर एक्टिव, इस वाले क्षेत्र में पूरा बढ़ता हुआ चला जा रहा था। कौन बढ़ रहा था? ये बढ़ रहा था जापान। आप देखेंगे जापान यहाँ से, इसी मैप था, जापान यहाँ से बढ़ते हुए धीरे धीरे, ब्लू पेन उठाएंगे, आइए, यहाँ से बढ़ते हुए ऐसे ऐसे इस क्षेत्र पर पूरा काबिज हो रहा था। ऐसे में भारत तक उसका पहुँच आ गया था, यानी भारत तक उसका जबड़ा पहुँच चुका था, हाथ पहुँच चुका था। अब जहाँ जहाँ यहाँ पर अंग्रेज थे, सबको उनकी कॉलोनियों को नष्ट करते हुए, बम मारते हुए जापानी आगे बढ़ रहे थे। जापानी के साथ समस्या क्या थी कि उनको बस इंडिया की पर नज़र इसलिए थी कि इंडिया सबसे बड़ी, अच्छा एक चीज़ समझ लीजिए, जापानी अंग्रेज़ों के विरोधी थे। अब इंडिया जापान अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा जो संसाधन था, जहाँ से धन कमा रहे थे, वो इंडिया था। तो जापानियों की नज़र स्वाभाविक है इंडिया पे पड़ेगी, और इसी वजह से उन्होंने, आप देखेंगे कि इसी समय 1942 में आते आते ये भारत में भी जापानियों ने बम मारना शुरू कर दिया। कहाँ पर? आप देखेंगे दक्षिण भारत में और मणिपुर वाले हिस्से में, दो जगह जापानी ने बम मारा था। मणिपुर वाले पूर्वोत्तर में उन्होंने कार्रवाई भी कर दी थी, और बम उन्हें दोबारा एक जगह कोलकाता में भी मारा था और मद्रास में बम मारा, उन्होंने बमबारी भी की। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये निकला, इसका निष्कर्ष ये निकला कि अगर अब अंग्रेज़ों को, क्योंकि देखिए यहाँ पर समझिए, जापानी के दुश्मन कौन है? अंग्रेज। अंग्रेज के दुश्मन कौन है? कांग्रेस। ऐसे में एक रिलेशन आप समझिए। ये देखिए, भारत में जापानी क्यों बम मार रहे हैं? उनका रीजन एक था कि यहाँ पर अंग्रेज हैं, भारतीय हैं, इस वजह से वो बम नहीं मार रहे हैं, इस वजह से अटैक नहीं कर रहे हैं वहाँ पे भारतीय हैं, बल्कि इस वजह से अंग्रेज कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों की कॉलोनी है, अंग्रेज़ों का उपनिवेश है। अगर तो यहाँ के जो कांग्रेस के जो नेता थे, जैसे महात्मा गांधी जैसे लोगों ने, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर अंग्रेज़ों से हम ये कहें कि तुम भारत छोड़ दो, तुम भारत ही छोड़ दो, तो अगर तुम भारत छोड़ दोगे तो जापानियों का आकर्षण भारत के प्रति भी समाप्त हो जाएगा। ये वही कहावत हो गई कि आपके शरीर पे गुड़ लगा हो तो आपको चींटियाँ तो घेरेंगी ही घेरेंगी, वो आपको काटने के लिए नहीं जा रही, गुड़ के लिए जा रही थी। बात समझ में आ रही है? तो ये जो अंग्रेज थे, जापानियों के लिए गुड़ थे, ये अंग्रेज़ों को मारने के लिए जा रहे थे, अंग्रेज़ों की सत्ता को समाप्त करना चाह रहे थे। लेकिन जो भारतीय हैं, उसका परिणाम भारत वालों को भुगतना पड़ रहा था। अब एक चीज़ और सुनिए, यहाँ पर एक फैक्टर आप समझिए। दूसरा फैक्टर, हमने आपको बताया
कि जो जापानी के दुश्मन हैं वो अंग्रेज हैं, इनमें ठनी है, और अंग्रेज़ों की ठनी है कांग्रेस से। तो वाजिब है कि अगर कुछ माहौल ऐसा बने कि जापानी और कांग्रेस दोस्त बन जाए, ये तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये फार्मूला आप IR में, इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत पढ़ेंगे। तो ये वाला मामला यहाँ चल रहा था, लेकिन गांधी ये चीज़ समझ रहे थे कि अगर अंग्रेज चले जाते हैं और जापानी भारत में आ जाएंगे तो ये एक नया उपनिवेश बना लेंगे। अंग्रेज तो छोड़ के जाएंगे, अंग्रेजों से हमने लड़ाई लड़ के उन्हें छुड़वाया, लेकिन नया उपनिवेश जापानी बना लेंगे, जो कि वो उनके पास सत्ता है, उनके पास ताकत, उनके पास अधिकार है। तो हम क्या करेंगे, फिर हमें एक नए सिरे से आंदोलन करना पड़ेगा। तो इसीलिए गांधी ने ही समय आंदोलन कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, लेकिन जापानियों के लिए मत छोड़ो, जापानी से निपट लो तब छोड़ो, ऐसा करो जापानी हमारे यहाँ ना है तब छोड़ो। तो ये थी आपकी थोड़ी सी बैकग्राउंड की भूमिका, जिसकी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन होगा। क्या कि अगर अंग्रेज भारत में नहीं रहेंगे तो जापानी यहाँ पर आएंगे नहीं। एकदम एक क्लियर बात थी, सत्य बात थी, 100% सही बात थी। एक फैक्टर था कि जिसकी वजह से जापानी भारत में आ रहे थे। एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। क्यों? इसकी लक्षण हमें दिखने भी शुरू हो गए थे। हमने आपको बताया कि जो इंडिया आपका दिख रहा है, ये इंडिया है, थोड़ा सा अच्छा इंडिया नहीं बनता यहाँ पर, नहीं तो और अच्छा बनाने की कोशिश करते। इंडिया दिख रहा है, इस इंडिया में 2 जगह जापानियों ने बम भी मार दिया था। एक कहाँ मारा था, एक मद्रास वाले हिस्से में मार दिया था, दूसरा कोलकाता में मार दिया था। पूरा भारत सहम उठा था जापानियों के इस डर से। क्यों? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने दमन किया था, जिस तरह से बमबारी की थी इस वाले हिस्से में, कहाँ पर, ताइवान में, चाइना के पास, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, सिंगापुर में, जिस तरह से बमबारी की थी, उस घटना से पूरे भारतीय परिचित थे, का परिचय था। और ये जान रहे थे कि अगर अमेरिका इनको टक्कर नहीं दे पा रहा है तो हम तो कुछ नहीं हैं। तो इस बात से पूरी तरह से परिचित थे। इसलिए वो क्या चाहेंगे कि पहले अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए। एकदम क्लियर। ये थोड़ी सी छोटी सी बैकग्राउंड जिसे आपको समझना होगा, भारत छोड़ो आंदोलन अनिवार्य क्यों हो गया। अब एक बात तो आपको यहाँ समझ में आ गई होगी, क्या? वो कौन सी बात जो समझ में आ गई, जिससे अब तक हमने 12 मिनट में हमने अब तक बताया। क्या आपको हमने ये बताया कि अब तक कांग्रेस चाह रही थी कि हम कोई बड़ा आंदोलन ना चलाएं, लेकिन ऐसी स्थिति क्या बन गई कि उन्होंने बड़ा आंदोलन चलाया। ये बात क्लियर हो गई कि जापानियों के डर की वजह से उन्हें चलाया। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आपको लग सकता है कि जापानी की वजह से भारत क्यों भगा रहे हैं, भाई इनको मजबूत करते हैं लड़ते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन इनकी इतनी क्षमता नहीं उस समय थी, क्योंकि जापानियों का जिस तरह से आक्रामक रवैया था वो लग नहीं रहा था कि वो उन्हें अंग्रेज रोक पाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि पहले अपने शरीर से गुड़ धो, तभी मक्खियाँ और जो चींटियाँ हैं दूर जाएंगी। तो वही काम करना शुरू किया कांग्रेस के नेताओं ने। एकदम एक गुड़ वाली बात से आपको समझ में आ जानी चाहिए। ओके, अब आइए, अब आते हैं क्या भूमिका बन गई भारत छोड़ो आंदोलन की। अब इसके कुछ कारण हम समझेंगे। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन, अब टॉपिक पे आएंगे। अब तक तो हमने आपको केवल एक इंट्रो कराया था, उस स्थिति से कैसी कंडीशन बन चुकी थी। अब थोड़ी सी हम आगे बात करेंगे। तो अब देखिए कि कारण क्या था, कि ऐसा कौन सा कारण हो गया कि अब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। इसके पहले तात्कालिक कारण की हमने आपसे बात कर ली, अन्य कारणों को देखिए। सबसे पहला जो रीजन होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन, पहला कारण ये होगा, देखिए महात्मा गांधी की फोटो आपके सामने है, देखिए अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन, इन दोनों की असफलता एक अन्य कारण है। दूसरा कारण क्या है, ये उस समय था जब भारत में आप देखेंगे वर्ल्ड वार के कारण, विश्व युद्ध के कारण क्या समस्या उत्पन्न हो गई थी, वही जो पिछले फर्स्ट वर्ल्ड वार में उत्पन्न हुई थी, जिसका कारण असहयोग आंदोलन हुआ था। याद आ रहा होगा कि क्या गरीबी बढ़ गई थी, भूखमरी आ गई थी,
इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया था, यानी जो अकाल की स्थितियाँ, ऐसी समस्याएं आ गई थी कि जिससे बहुत तात्कालिक प्रभाव बहुत ज़्यादा प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध का सामने आया था। यही प्रथम विश्व युद्ध का भी परिणाम आपको याद होगा, ये उसका कारण बना था। तो ये देखिए, ये भी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई थी। तीसरा क्या था, जनता असुरक्षित महसूस कर रही थी, किससे? जापानियों से, बताया था भी रीजन। और क्या चौथा, वही जो इसके पहले हमने बताया कि जापानियों का दक्षिण पूर्वी एशिया तक पहुंचाना, जापानियों का, और क्या, जापानियों का बम मारना, कहाँ पर? कलकत्ता में, तमिलनाडु के मद्रास में, ये सब। और अगला लक्ष्य पूरी तरह से जापानियों का इंडिया का हो जाना। ये तत्कालिक कारण के साथ साथ पूरी ओवरऑल कारण थे। तो ऐसे में क्या सोचा गया? ऐसे में ऑप्शन ये बना कि जब तक हम भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों को भगा नहीं देंगे भारत से, तब तक ये स्थिति हमारे लिए सही नहीं हो सकती। तो आपको ये बात यहाँ तक अब तक ये समझ में आ गई होगी कि कांग्रेस जो नहीं चाह रही थी वह क्यों अब चाहने लगी। लेकिन इसमें बड़ी मशक्कत है, इतनी आसान बात नहीं है। अब देखिए, समय है, आगे यहाँ से बढ़ेंगे। समय है जुलाई 1942 का। कि तो हमने थोड़ी सी बात आपको बैकग्राउंड की बताई। समय हो जुलाई 1942 का। हो क्या रहा है? CWC की बैठक हो रही है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी। ये स्ट्रक्चर आज याद रहो, 1920 में जब हमने बनाया था कि नीचे ऑल इंडिया और CWC ग्राम लेवल तक के पूरा स्ट्रक्चर था। उसी स्ट्रक्चर की जो सबसे एपेक्स बॉडी थी वो थी CWC, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है। कहाँ पर हो रही है ये बैठक? आप देखेंगे हो रही है बम्बई में। और दूसरी चीज़, यहाँ पर आंदोलन चलाने की महात्मा गांधी ने अनुमति मांगी। यही गांधी जिनकी इमेज आप देख रहे हैं, अनुमति मांगी। इस समय कांग्रेस ने इनका बहुत पुरजोर विरोध किया। एक बड़े गांधी के औरे का बड़ा ठेस पहुंचा यहाँ पर। वहाँ पर उन्हें बहुत तेज़ी से कांग्रेस वाले ने विरोध किया, पूरे कांग्रेस एकजुट होकर विरोध किया। गांधी बड़े क्षति हुए, बहुत उनको मानसिक नुकसान पहुँचा। अब देखिए विरोध कौन कौन कर रहा है, आपको नाम बता दें। जो विरोध कर रहे थे उसमें आपको एक नाम मिलेगा, जवाहरलाल नेहरू। जो देखिए ये कांग्रेस के बड़े उभरते हुए नेता उस समय हो चुके थे। 1929 की अध्यक्षता कर चुके थे, 1930 में भी कर चुके थे। तो एक बड़ा औरा उनका बन चुका था, काफ़ी बड़े हो चुके थे। वो नेता विरोध कर रहे हैं महात्मा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट का। और कौन देखेंगे? महत्वपूर्ण नाम एक है भोला भाई देसाई। इनकी चर्चा आगे हम एक बार और करेंगे कि ये एक बड़े चतुर, बड़े ही होशियार, बड़े ही तार्किक वकील थे, जो INA की कार्रवाई होगी उसको लीड कर रहे थे। ये आगे चलकर अभी दिखाएंगे आपको। लेकिन तत्काल में अभी महात्मा गांधी का विरोध कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? C राजगोपालाचारी। आप देखेंगे जो इनके साथ कई बार कंधे से कंधा मिलाया, नमक आंदोलन में इनका साथ दिया, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट ना चलाएं। ये प्रमुख नाम थे। इन नामों के सिवा बहुत सारे अन्य लोग भी कांग्रेस के जो थे वो विरोध कर रहे थे महात्मा गांधी की क्विट इंडिया मूवमेंट की। लेकिन महात्मा गांधी अपने वचन पे अडिग थे कि हम चलाएंगे तो क्विट इंडिया मूवमेंट। वो इस फैक्टर को समझाते समझाते परेशान हो गए कांग्रेस वालों को कि ये बल्कि ये गुड़ की तरह हैं अंग्रेज, जब तक हमसे चिपके हैं तब तक जापानी यहाँ आएंगे। लेकिन इस बात से कोई राजी नहीं हो रहे थे। इस स्थिति को समझते हुए गांधी बहुत परेशान रहने लगे, मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान हो गए, उनकी चिंता बढ़ गई। और देखेंगे ये जो दो नाम आपको हमने बताया कौन कौन से, एक जवाहरलाल नेहरू, इनके अलावा जो दो नाम बताए, एक भूला भाई देसाई, दूसरा हमने बताया C राजगोपालाचारी। इन लोगों ने कांग्रेस की CWC की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। जो कांग्रेस की सीट, कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, उस कमेटी से इस्तीफा दे दिया कि आप नहीं मानेंगे गांधी तो हम इस्तीफा देते हैं। इतनी तक स्थिति आ गई थी। गांधी की इतना ही नहीं, जगह जगह जाकर ही आलोचना भी कर रहे थे गांधी की। अब गांधी पूरी तरह से परेशान है। गांधी ने इसी समय उन्होंने कहा, एक स्टेटमेंट दिया, क्या कहते हैं वो देखिए। और देखिए ये केवल स्टेटमेंट नहीं है बल्कि कांग्रेस को चेतावनी थी गांधी की, कांग्रेस को चेतावनी थी। महात्मा गांधी ने कहा कि जितनी बड़ी तुम्हारी कांग्रेस है उस कांग्रेस से बड़ी सत्ता मैं एक मुट्ठी भर बालू से खड़ा कर सकता हूँ।
यानी उन्हें एक बड़े ही कड़क शब्दों में कहा, तो बड़ी स्टेटमेंट सिंपल, उन्होंने कहा देश की मुट्ठी भर बालू से मैं कांग्रेस से बड़ी सत्ता खड़ा करके दिखा दूंगा अगर तुम मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया, नहीं माने तो। ऐसे में देखेंगे कांग्रेस को झुकना पड़ेगा गांधी के सामने। क्यों? क्योंकि गांधी का ऑरा कांग्रेस से बड़ा हो चुका है, हमने आपको बहुत बार बता दिया है। गांधी, महात्मा गांधी बहुत बड़ा ऑरा है, बहुत बड़ा नाम है, और जो अन्य हैं आप देखेंगे गांधी के अलावा पूरा कांग्रेस एक छोटी चीज़ थी, इसलिए गांधी जो चाहते वो करवा लेते कांग्रेस से। अब देखेंगे ऐसे में कांग्रेस ने अंततः गांधी को अनुमति दी, कब दी? 8 अगस्त 1942 को, कि आप क्विट इंडिया मूवमेंट चलाइए। 8 अगस्त 1942 की समय है, 42 का समय है। ग्वालियर टैंक बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में लोग इकट्ठा होते हैं, लोगों की एक सभा की जाती है। महात्मा गांधी ने वहाँ पर भाषण देना शुरू करते हैं, और महात्मा गांधी ने बहुत ही दिव्य, बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छा, लगभग 42 या 43 मिनट के आसपास का भाषण दिया। उससे पूरी जनता में एक एक लोगों में पूरा उत्साह से भर गया हो, पूरी जनता वहाँ से उत्साहित हो गई। और देखेंगे महात्मा गांधी के उस समय जो भाषण उन्हें दिया उसके ही कुछ अंश लेकर उन्होंने कार्य योजना के रूप में तैयार कर लिया। अब एक बात समझ लीजिए, जब भाषण के बाद आप देखेंगे एक मोमेंट स्टार्ट हो गया जिसे हम कहते हैं क्विट इंडिया मोमेंट। भाषण में क्या क्या कहा, अभी जब हम आपसे बात करेंगे इसकी योजनाओं की तो उस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो अब देखिए, जैसे ही यहाँ से भाषण देने के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक आप देखिए कि 9 अगस्त, 8 अगस्त को स्टार्ट हो गया, 9 अगस्त को पूरे देश से जितने भी बड़े गद्दावर नेता थे सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों ने बहुत बड़ी गिरफ्तारी की, और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पूरे देश से अब तक सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जाती है। इससे बड़ा गिरफ्तारी पूरे भारतीय इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि 1 लाख लोग गिरफ्तार कर लिए गए हों। अब देखिए और क्या करेगा कांग्रेस, और अंग्रेज क्या करेगा? अंग्रेज ने कई मुद्दे पे काम किया 9 अगस्त में। जितने बड़े नेता थे, जैसे एम जी महात्मा गांधी को ले लें, महात्मा गांधी को उन्होंने कैद कर दिया। कहाँ पर कैद किया? आपको एक इमेज दिखाएंगे, ओह सॉरी वो इमेज शायद नहीं लगी, चलिए। महात्मा गांधी को उन्होंने कैद कर लिया। कहाँ कर रहे हैं कैद? आगा खां में। आगा खां पहले से महात्मा गांधी को कैद कर लिया गया, और नेहरू जी को कैद कर लिया। कहाँ पर? हजारीबाग में नेहरू जी को कैद कर लिया गया। राजेंद्र प्रसाद को कैद कर लिया गया। पटना में जितने प्रमुख बड़े नेता थे उन सबको कैद कर लिया गया। नोट करने वाली एक बात और यहाँ पर है कि जो नेहरू जिन्होंने विरोध किया था पहले इस मोमेंट का, बाद में वो गांधी के साथ आ जाते हैं, इसीलिए इसमें वो एक्टिव हैं। ओके, यहाँ तक बात क्लियर। 22-23 मिनट में जो चीज़ें हमने आपको डिलीवर की अब तक समझ में आ गई कि कांग्रेस जो मोमेंट चलाई उसकी भूमिका क्या है, क्यों चली, कैसे चली। अब यहाँ से आगे चलते हैं। अब देखिए दमन कैसे करेंगे अंग्रेज इनका। दमन बहुत तीव्रता से होगा, इसकी बात अभी हम आपसे आगे करेंगे, लेकिन पहले इसमें जो प्रोग्राम था, जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया उस प्रोग्राम को देख ले कि क्या क्या किया गया, इसमें क्या क्या इस तहत बात की गई। तो पहली चीज़ ये कहा गया कि देखिए, और अंग्रेजों ने एक अध्यादेश भी जारी किया था, अध्यादेश खास करके वो दमन करने के लिए, सुरक्षा के नाम पर, कि अगर कोई भी असंवैधानिक गतिविधियाँ हो रही है तो तुरंत हम उनका दमन करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, उन्हें पीटेंगे, उनको हम यातनाएँ देंगे। अब देखिए महात्मा गांधी ने कुछ भाषण जो दिया था, एक्चुअली की बात और नोट, कांग्रेस ने कोई प्लान नहीं तैयार किया था, कांग्रेस ने इस आंदोलन की कोई योजना नहीं बनाई थी कि किस तरह ये आंदोलन चलाया जाएगा। ये एकाएक डिसीजन का परिणाम था। महात्मा गांधी अड़े थे, तो महात्मा गांधी ने जो भाषण दिया था उस भाषण को ही लोगों ने आधार बनाकर कार्य योजना के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। तो महात्मा गांधी के भाषण से कुछ अंश आपको हम बता रहे हैं। ये आपको यूट्यूब पर अभी भी मिल सकता है, आप जाकर सुन सकते हैं। उनका वीडियो भी है और ऑडियो भी, जो भाषण दिया उन्होंने। तो उस भाषण से कुछ चीज़ें निकलती हैं, वो क्या थी? पहली चीज़ उन्होंने कहा कि जो सरकारी नौकरियां हैं
उसमें जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, भारतीय हैं, वो सरकारी नौकरी ना छोड़ें। क्या करें? कांग्रेस के प्रति निष्ठा घोषित कर दें कि हम कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं और कांग्रेस के लिए काम करेंगे, अंग्रेजों के लिए नहीं। ये काम करें, नौकरी ना छोड़ें, क्योंकि इसके पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन में नौकरी छुड़ाकर फिर इर्विन समझौता के तहत नौकरी दिलवाना गांधी के लिए खट्टी खीर हो गई थी, जिसके लिए समझौता करना पड़ा। ये पहला काम उन्होंने किया। दूसरी चीज़ उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो सैनिक हैं, जो आर्म सैनिक हैं, ये आम जनता पर गोली चलाने से मना कर दे, चाहे आपका सीनियर कर्मचारी, पुलिसकर्मी बार बार क्यों ना कहता रहे। जनरल डायर जैसे लोग, जो उनकी मानसिकता के लोग हैं, जनरल डायर तो नहीं है, उनकी मानसिकता के जो लोग हैं, वो बार बार कहते रहें गोली चलाइए, आप गोली मत चलाना। ये दूसरी चीज़ थी। तीसरी चीज़ और क्या यहाँ पे कही गई कि राजा महाराजा, जितने भी राजा हैं, वो इस आंदोलन में तभी शामिल हों जब वो जनता का प्रतिनिधित्व स्वीकार करें, जब वो अपने आप को ये माने कि हम प्रजातंत्र में आ सकते हैं, जब वो संप्रभुता जनता की स्वीकार कर ले। चौथी बात उन्होंने क्या कही और उनके भाषण से क्या निकलता है कि छात्र जितने भी हैं वो स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी तभी छोड़ें जब वो अंत तक लड़े रह सकते हैं और लगे रहें। इसी आंदोलन के दौरान आप देखेंगे, इसी समय महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था जिसे आप डू एंड डाई के नाम से जानते हैं, डू और डाई के नाम से जानते हैं। इसे आप थोड़ा सा अलग से समझने की ज़रूरत है। जैसे आपने अब तक समझा है, ये वैसा नारा नहीं है जिसे आप हिंदी में कहते हैं करो या मरो। हिंदी में ये ट्रांसलेशन है। इंग्लिश में एक मुहावरा है डू एंड डाई। डू एंड डाई का मतलब ये होता है कि जहाँ तक आप कर सकते हो करो, अंतिम तक करो। जैसे आपको यूपीएससी या यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देना है, अगर आपका ये लास्ट अटेम्प्ट हो तो आपके लिए डू एंड डाई का प्रश्न आता है, जो करना है इसी में कर डालो, ऐसी है। लेकिन वहाँ पर मरने की बात नहीं की जा रही है। ऐसे ही महात्मा गांधी ने उस आंदोलन में कहा कि डू एंड डाई, करो या मरो। मतलब क्या था? मतलब था कि आप ये कहीं से मतलब नहीं था कि मार दो, हिंसा करो या मर जाओ, ये कहीं पर भी उनका अर्थ नहीं था। ये बात आपको समझनी होगी। ओके, यानी उनका मतलब ये था कि अंतिम प्रयास तक लड़ो। हिंसा की बात उन्होंने नहीं की थी करो या मरो में। जो आपको एक्सप्लेन करके ये बताते हैं कि करो या मरो में गांधी ने कहा कि आप हिंसा के लिए भी तैयार हो, गांधी का ये बिल्कुल तात्पर्य नहीं था उस भाषण में। ओके, इतनी बातें अगर स्पष्ट हों तो थोड़ी सी और बात आगे करें। अब देखिए, अब आपको क्या समझता है, इस आंदोलन की पूरी रूपरेखा भी आपने देख ली, क्या क्या इस आंदोलन में किया गया, क्या नहीं। अब आंदोलन की विशेषता क्या थी ये आप जान लें। आंदोलन की विशेषताएं क्या थी? देखिए, पूरे आंदोलन को दमन करने के लिए अंग्रेजों ने बहुत व्यापक पैमाने पे कार्य किया। ये महात्मा जी का भाषण है, महात्मा गांधी का, जो उन्होंने 42 मिनट का भाषण दिया था। ये जनता आप देख सकते हैं ग्वालियर टैंक के मैदान में पूरी जनता भरी हुई है। और इस दिव्य भाषण जो उन्होंने दिया था, इसी दिव्य भाषण को कार्य योजना के रूप में स्वीकार किया गया। और ये भाषण लगभग 40 से 42 मिनट तक पहुंचा था। और इस आंदोलन में देखेंगे बहुत व्यापक पैमाने पर जन आंदोलन, जन लोगों का, जो आम जन थे उन लोगों ने सहभागिता दिखाई है। अब देखिए, उन्होंने आंदोलन के दौरान क्या कहा। पहली चीज, इस आंदोलन का प्रकृति कैसा थी। पहली चीज, ये पूरे भारत में फैला था, ये आम जन का आंदोलन था। कौन कौन शामिल हो रहा है? किसान शामिल हो रहे हैं, मजदूर शामिल हो रहे हैं, महिलाएं शामिल हो रही हैं, पूंजीपति शामिल हो रहे हैं, छात्र शामिल हो रहे हैं। यानी हर एक वर्ग, अलग अलग क्षेत्र से हर एक वर्ग इस आंदोलन में शामिल हो रहा है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि मुसलमान इसमें शामिल नहीं है। अभी आपको बता देते हैं, सचेत रहिएगा। हमारे हर एक वर्ग का कहने का मतलब इसमें मुसलमान शामिल नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ आपको जाननी होगी कि ये इस आंदोलन में जगह जगह हिंसक घटनाएं हुई। हिंसा इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा हुई है, कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस की प्रक्रिया की तरफ से भी। लेकिन नोट करने वाली बात भी है। अच्छा, हिंसा में क्या क्या हुआ ये भी बता देते हैं। हिंसा में पहली बात आप देखेंगे, जगह जगह स्ट्राइक की गई, धरना दिया गया, सभा की गई, ये तो नॉर्मल बात थी। लेकिन इसके अलावा जितने थाना थे, डाकघर थे, यानी जितनी सरकारी बिल्डिंगें थी, जनता ने उन बिल्डिंगों को आग लगा दी।
आग के हवाले कर दिया, जलने के लिए छोड़ दिया इस आंदोलन में। और देखेंगे इस आंदोलन की प्रक्रिया में महात्मा गांधी ने इस हिंसा की आलोचना नहीं की। ये एक बड़ा फैक्टर था। महात्मा गांधी से जब पूछा गया कि आपने इस आंदोलन की आलोचना क्यों नहीं की, क्यों इस आंदोलन की, इस हिंसा की आलोचना नहीं की, तो उन्होंने एक बात कही। क्या कही वो आपको जानने वाली बात है कि ये इनके हिंसा नहीं है, बल्कि ये अंग्रेज़ों के द्वारा की गई हिंसा का जवाब दे रहे हैं। ये हिंसा नहीं कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं। आपने 4 तमाचा मारे हैं तो आपको 1 तमाचा मारेंगे। इसी बात में महात्मा गांधी के जो विचारक हैं वो ये कहने लगे हैं कि अगर महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर कोई इनके एक गाल पे तमाचा मार दे तो दूसरा गाल वो आगे कर देंगे, लेकिन अंत में अगर आप नहीं मानेंगे तो वो भी आपको तमाचा मार सकते हैं। थोड़े से महात्मा गांधी के रवैये में यहाँ पर बदलाव देखने को मिला था। क्या कि वो हिंसा की आलोचना नहीं की उन्होंने, बल्कि हिंसा के लिए रिस्पॉन्सिबल किसको माना? हिंसा के लिए रिस्पॉन्सिबल माना अंग्रेजों को। कि आपको जानने वाली बात थी, नोटिस करनी थी। ओके, अब एक चीज़ और समझिए, इस आंदोलन में और क्या किया गया? जितने व्यक्ति थे, व्यक्तियों ने इतनी बड़ी सरकारी क्षति की, सरकार की बहुत बड़ी क्षति की। क्या की? जगह जगह से रेलवे की पटरियों को उखाड़ ले गए, टेलीफोन तारों को तोड़ डाला, उठा ले गए जितनी चीज़ें पाएँ और देखेंगे थानों को जला दिया, हमने बताया। और आंदोलन इस आंदोलन स्वरूप में भिन्न हो गया अन्य आंदोलन से जो अहिंसक था। महात्मा गांधी क्या कर रहे थे अब तक? महात्मा गांधी इस क्रांति के समय आप देखेंगे कि उपवास रखे थे। उन्होंने उपवास रखा, कितने दिन का? 21 दिन का उपवास रखा। और 21 दिन के उपवास के समय आप देखेंगे क्या हो रहा है, महात्मा गांधी की तबीयत खराब होने लगती है। महात्मा गांधी दुबले पतले हो गए थे, उनको एक भोजन न करने से आप देखेंगे उनकी तबीयत बहुत एकाएक गिरने लगी। और देखेंगे इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, जो गवर्नर की कार्यकारिणी थी उसमें जितने भी भारतीय थे सभी भारतीयों ने इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया कि महात्मा गांधी जब तक नहीं आएंगे तब तक, जब तक महात्मा गांधी नहीं बचते तब तक हमें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंदोलन पूरी चरम पर था। इसी समय देखेंगे एक इंटरव्यू चर्चा में आता है, जो एक अमेरिकी पत्रकार के द्वारा लिया गया जिसका नाम था लुई फिशर। लुई फिशर किस क्रांति से संबंधित है? ये अगस्त क्रांति के समय, क्विक इंडिया मूवमेंट के समय इंटरव्यू ले रहा है। इन्हीं कार्यकारिणी के सदस्य जो इस्तीफा दिए थे इनका इंटरव्यू था। ओके, इसके बाद अब आपको एक चीज़ और आपको यही याद कर लेनी चाहिए या याद आ जानी चाहिए कि जब आपने देखा था सीडीएम चल रहा था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, धरफड़ा घटना हुई थी जिसमें सरोजिनी नायडू, मणिलाल एक्टिव थे। वहाँ पर भी एक अमेरिकी पत्रकार बहुत एक्टिव था। उसका नाम क्या था बता देते हैं। उसका नाम था वेब मिलर। नोटिस करने वाली बात है, वेब मिलर 2 थे, दोनों को आप अरेंज कर लीजिएगा। आपको डिसमैच या मिसमैच करा के पूछा जा सकता है। ओके, अब देखिए अब क्या हो रहा है। इसी आंदोलन में लोगों ने जगह जगह ये चीज़ कहने को मिली कि हर तख्त गिराए जाएंगे, हर ताज उछाले जाएंगे, कि जो आपके तख्त होंगे, ताज होंगे, सब उखाड़ दिए जाएंगे, हर तख्त गिराए जाएंगे, हर ताज उछाले जाएंगे। कि आपका अगर कोई ताज है, आप महाराजा के पद पे हैं, तो ये मत सोचिएगा अगर आपने इस आंदोलन में भाग लिया तो जनता की प्रभुत्ता आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। इसी का परिणाम क्या हुआ? इसी का परिणाम हुआ कि जगह जगह कई जगहों पर देखेंगे कि भारत में एक समानांतर सरकार की स्थापना हुई। कैसी सरकार? समानांतर। किसके समानांतर? अंग्रेजों के। समानांतर सरकार की स्थापना हो रही है। वो कहाँ कहाँ हो रही है आप देखें, आपको बताते हैं कि सबसे पहली सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर सबसे पहली सरकार बन रही है? उत्तर प्रदेश के बलिया में। जो बलिया से जुड़े होंगे, हमारे लाइव सेशन को देख रहे होंगे, उन्हें पता होगा कि बलिया में स्थापित होती है चित्तू पांडे की सरकार। चित्तू पांडे की सरकार यहाँ स्थापित होती है और ये पूरे भारत में पहली स्वतंत्र या समानांतर सरकार थी। दूसरी सरकार कहाँ से बनती है? दूसरी बन रही है, रेड कलर से दिखाएंगे, महाराष्ट्र में सतारा में।
और ये यहाँ पर नाना पाटिल और YV चौहान के नेतृत्व में सरकार बन रही है। और इसकी विशेषता है कि सबसे दीर्घजीवी सरकार थी, सबसे लंबे समय तक ये सरकार चली। इस सबसे आप देखेंगे सबसे दीर्घजीवी आज़ादी के समय तक ये सरकार चल रही थी। और देखेंगे कहाँ पर, उड़ीसा में तलछर वाले हिस्से में, तलछर के हिस्से में मोहन प्रधान और लक्ष्मण नायक नामक दो लोगों ने सरकार बनाई, देखेंगे। और आप देखिए वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर पश्चिम बंगाल के हिस्से में तलछर में सरकार बन रही है मोहन प्रधान की और लक्ष्मण नायक ने बनाई है सरकार। ये तो हमने बताई आपको तलछर में उड़ीसा में। आपको जानना है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल को यहाँ दिखाते हैं, पश्चिम बंगाल को। यहाँ पर बन रही है तामलुक की सरकार, तामलुक में सरकार बन रही है। और तामलुक में कौन सरकार बना रहे हैं, बन रही है लक्ष्मण सावंत की और सतीश सावंत की। इस सरकार को एक अन्य नाम से जानते हैं, जातीय सरकार। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इतना ही नहीं, इसके अलावा अन्य सरकारें और बनती हैं जो छोटे ही समय 1 महीने 2 महीने के लिए बनती है, बहुत एक्टिव रहती हैं। लेकिन आप देखेंगे सिंध में एक सरकार बनती है, एक सरकार बन रही है बिहार के मुंगेर में, एक बन रही है बिहार के भागलपुर में, एक बन रही है चंपारण में। और देखेंगे पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में भी एक सरकार बन रही है जो समानांतर सरकार। यानी इस आंदोलन की एक और विशेषता थी हिंसा के अलावा कि जगह जगह लोगों ने स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली, स्वतंत्र सरकार स्थापित कर ली। ये बातें अगर स्पष्ट हो तो यहाँ से आगे अब चलें। इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लें। समय हो चुका है 9:37, काफ़ी लंबा समय हो चुका है। हमें नहीं लगता कि आगे क्लास करनी चाहिए, पीपीटी आप लोगों को दिखा देनी चाहिए। आप लोगों ने पीपीटी के लिए बड़ा कमेंट दिया था कि पीपीटी बहुत ज़रूरी होती है, अनिवार्य होती है पिछले वीडियो में। तो ठीक है, पीपीटी हमने तैयार की है, आपको पीपीटी दिखाई जाएगी। लेकिन जैसा कि पता हो कि लगभग 37 मिनट की क्लास हो चुकी है, 36-37 मिनट की, तो ये मानना हमारा है कि ये क्लास 40 से 45 मिनट तक ही सीमित रखनी होगी। तो 5 मिनट तो हमें लग ही जाएंगे आपको पीपीटी दिखाने में और वहाँ पर हमें डिस्क्राइब करने में, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि क्लास पीपीटी के माध्यम से रिवीजन हो जाता है। बिल्कुल सही है, चीज़ें आपको एक साथ ऑर्गेनाइज तरीके से मिल जाती हैं। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें जो जैसा कि एक मित्र हैं हमारे, उनका कमेंट ये था कि सर जो आप पीपीटी दिखाते हैं उससे कुछ चीज़ें जो नहीं समझ में आई होती हैं, जो लिखी नहीं होती, आपकी लिखावट नहीं समझ में आती, वो यहाँ पर क्लियर हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे कई लोगों ने कमेंट किए। तो इन लोगों, बिना नाम लिए ही आप लोग समझ रहे होंगे किन को ने कमेंट किया। तो सबका हमें नाम याद है, हमने देखा था, ठीक है। तो ये जितने भी कमेंट थे उस कमेंट के अनुसार ही हमने आप लोगों के लिए पीपीटी तैयार की है और पूरी पीपीटी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले अब हम बात करेंगे अपनी पीपीटी पर, जो पीपीटी हमने तैयार की है। यानी हमारी बात कहाँ तक हो चुकी है, अब याद कर लीजिएगा। जो समानांतर सरकार बनी थी, इस समांतर सरकार तक हमने आपसे डिटेल बात कर ली है। इसके बाद हम कहाँ पे बात करेंगे ये भी आप जान लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे, इसी में भूमिगत आंदोलन चल रहे थे। कहिए तो भूमिगत आंदोलन के 5 मिनट में कवर कर लें। चलिए कवर कर लेते हैं भूमिगत आंदोलन को। देखिए, इसकी एक और विशेषता क्या थी कि लोग भूमिगत आंदोलन कर रहे थे। भूमिगत आंदोलन का अर्थ क्या है कि जब सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए, कांग्रेस के सभी लोग गिरफ्तारी दे दिए थे, 1 लाख लोग गिरफ्तार हो गए, तो आंदोलन को लीड कौन करेगा, आंदोलन का नेता कौन होगा, लीडर कौन होगा, ये समस्या जनता के सामने थी। तो जनता ने के लिए कोई ब्यौरा तो हर बार की तरह मिला नहीं था कि आपको ये करना, ये नहीं करना। केवल गांधी ने जो स्पीच दी थी उस स्पीच को लोगों ने सुना था और उसी स्पीच के अनुसार काम करना था। तो लोगों ने अलग अलग अपना पर्याय निकाला। ये तो उन्होंने करो या मरो का अर्थ भी निकाल लिया था खुद ही, कि गांधी ने कहा चाहे कर जाओ, करो या मर जाओ। ये आपने एक कहावत सुनी होगी कि 1 हाथ काकर 9 हाथ बिया। ये थोड़ी सी भोजपुरी में एक कहावत है कि यानी 1 हाथ की जो काकड़ होती है वो और उसके जो बीज है वो 9 हाथ के हो गए हैं। कुछ इस तरह से महात्मा गांधी ने जो कहा था उससे कई बातें बढ़ चढ़ कर सामने आने लगी थी और उसी का परिणाम था। आप देखेंगे कि ये आंदोलन स्वतः स्फूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। जनता ने जगह जगह से विद्रोह करना शुरू कर दिया कि गांधी ने कहा है, और जगह जगह से इस विद्रोह का अर्थ ये निकलना बाद में कि जो विद्रोह हो रहे थे स्वतः स्फूर्त होने लगे, वहाँ के खुद लोकल नेता आने लगे और एक काम और कर रहे थे यहाँ पर समाजवादियों ने।
जो ऐसे समाजवादी जो इस समय गिरफ्तार नहीं हुए थे, उनमें कुछ नाम मिलेंगे। वो लोग जनता को लीड करने का काम कर रहे थे गुप्त संस्थाओं के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, छुप छुप कर, जन जन से मिल मिलकर कैसे कर रहे हैं। इसमें आप कुछ नाम आपको मिलेगा। एक नाम आपको मिलेगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, ये आपको पहले पता हो, इनको भी कैद कर लिया गया था। ये कैद हुए थे हजारीबाग के जेल में, और हजारीबाग के जेल में इन्हें रखा गया था। यहाँ से ये दीवार कूद कर भागने में सफल हो गए और यहाँ से भाग कर पहुँचते हैं नेपाल, अपने पड़ोसी देश में। नेपाल जब पहुँचते हैं तो यहाँ पर इन्होंने एक दस्ता गठन किया जिसे कहते हैं आज़ाद दस्ता, और आज़ाद दस्ता का गठन किया। और वहीं से आप देखेंगे ये लीड कर रहे हैं किसको, ये क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। और ये कैसे नेता थे, ये कांग्रेस के समाजवादी नेता थे। और कौन नाम मिलेगा आपको, मिलेगा राम मनोहर लोहिया का नाम। ये क्या कर रहे हैं, ये रेडियो के माध्यम से लोगों में नेतृत्व फैला रहे हैं, लोगों को भी नेतृत्व कर रहे हैं। आपको नाम मिलेगा मीनू मसानी का, ये भी नेतृत्व प्रदान कर रही हैं। आपको नाम मिलेगा बहुत ही प्रमुख नाम उषा मेहता का। यहाँ से जो नाम है लेडीज़ के आपको याद हो जाने चाहिए। उषा मेहता ये क्या कर रही हैं, रेडियो के माध्यम से, ये रेडियो पर आकर लोगों को बार बार प्रोत्साहित कर रही हैं। इनकी एक घटना देखने को मिलती है कि ये समुद्र में एक नाव लेकर चली जाती हैं और वहाँ से ये रेडियो के माध्यम से लोगों को संदेश भेजती रहती हैं। और अन्य नाम में आपको मिलेगा आचार्य नरेंद्र देव, और मिलेगा अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसाफली। ये लोग क्या कर रहे हैं, अरुणा आसाफली, अच्युत पटवर्धन और आचार्य नरेंद्र देव, ये घूम घूम कर लोगों को उत्साहित कर रहे थे, लोगों को नेतृत्व कर रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, बता रहे थे चीज़ें ऐसी हैं, ऐसे आपको करना है। ये काम कर रहे थे लोग घूम घूम कर नेतृत्व। जब आंदोलन में बड़े नेता नहीं थे तो आंदोलन को इस तरह से सहारा दिया जा रहा था। इतनी बातें स्पष्ट हो तो अब आंदोलन में कुछ हम आगे अब बात करेंगे। तो हमें आपको चर्चा हमने कर दी, आगे जो हमें बात करनी है कुछ लोगों की भूमिका पर। इसमें हम बात करेंगे आपसे महिलाओं की भूमिका क्या रही, पूंजीपतियों की क्या रही और छात्रों की क्या रही। ये सब आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। अगर आप रेगुलर कहीं क्लास किए हो, किसी कोचिंग में भी आप देख लीजिएगा तो इतने डिटेल में आपको बातें नहीं बताई गई हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि इनमें इनकी क्या भूमिका रहे। आप देखिए यूपीएससी की नज़र महिलाओं पर अक्सर रहती है। महिलाओं पर मतलब हमारा ये है कि महिलाओं के योगदान पर, तो इस आंदोलन से महिलाओं के योगदान पर भी प्रश्न आपसे आ सकता है, पूछा जा सकता है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए ये चीज़ें हम डिटेल में कराएंगे। तो आज हम रुकेंगे यहीं पर। अब जितनी हमने आपको चीज़ें बताई हैं उनकी हम आपको पीपीटी से एक बार रूबरू कराएंगे, फिर आगे चलेंगे। आइए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत में हमने बताया 1942 में हो रही, इसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और दूसरी चीज़ हमने आपको ये बताई, इस समय जो वायसराय था लिन लिथगो था, क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इसका कारण क्या था, एक फैक्टर हमने अंग्रेज बताया जिसकी पूरी डिटेल में बड़ी लंबी 12-13 मिनट की हमने आपको कहानी बताई कि जापानी कैसे एक्टिव हो रहे हैं। और इसके कारण में हमने आपको बताया क्रिप्स मिशन और अगस्त प्रस्ताव का विफलता। दूसरी जो सेकंड वर्ल्ड वार था उसके कारण मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ गई थी। जापान का दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच, कहाँ तक, और देखेंगे वहाँ से इस पहुंच के कारण जनता असुरक्षित थी। क्यों, क्योंकि जापानियों ने बम मारना शुरू कर दिया था। कहाँ पर मारा, कलकत्ता और तमिलनाडु में जापानी बम गिरा। अगला लक्ष्य क्या था, भारत हो सकता था। इसको नज़र में रखते हुए कांग्रेस अभी भी चाह नहीं रही थी कि आंदोलन चलाया जाए, लेकिन उन्हें आंदोलन चलाया। इसमें बहुत बड़ा योगदान महात्मा गांधी का रहता है। गांधी अड़ जाते हैं, इस बात को हमने आपको बड़ी डिटेल में समझाई है बात, और इसी की देन है कि हम इस छोटे से टॉपिक को जो हमें 35 मिनट में कवर करना था, हम 44 मिनट तक चले आए, चूँकि 10 मिनट हम एक्स्ट्रा कवर किए। ठीक है, जुलाई 1942 में CWC की बैठक होती है। आंदोलन अनुमति महात्मा गांधी मांगते हैं, कांग्रेस अनुमति नहीं देती। विरोध में जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई और श्री राजगोपालाचारी होते हैं। भूलाभाई देसाई और श्री राजगोपालाचारी इस विरोध के बाद ही CWC से त्यागपत्र दे देते हैं। जवाहरलाल नेहरू बाद में मान गए, लेकिन गांधी की आलोचना इन तीनों ने बहुत जमकर की है, बहुत बुरी तरीके से की है। गांधी इस बात से बड़े दुखित हो गए थे और उन्होंने अंततः उनका मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत परेशान रहने लगे और उन्होंने अपनी कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि मैं देश की मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर सकता हूँ। फिर क्या, कांग्रेस
से कांग्रेस ने डर के कारण महात्मा गांधी को आंदोलन की अनुमति दी। 8 अगस्त 1942 में ग्वालियर टंकसे के मैदान से आंदोलन की शुरुआत हुई। जैसे ही आंदोलन शुरू हो रहा है, 9 अगस्त को लाखों लोगों की भीड़ के सामने महात्मा गांधी ने करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया। और जैसे ही 9 अगस्त का समय आ रहा है, सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसमें मुख्य नाम महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सरोजी जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद हैं। इसमें राजेंद्र प्रसाद को पटना में, नेहरू को हजारीबाग में और गांधी जी को आगा खां में कैद कर लिया जाता है। इसके बाद सुरक्षा के कई उन्हें कड़े दमन के लिए कई अध्यादेश लेकर आते हैं। कांग्रेस ने कोई रूपरेखा पहले तैयार नहीं की थी, ना ही हिंसक, ना ही कोई कार्य योजना। तो गांधी ने जो स्पीच दी थी, जो गांधी की स्पीच थी, इसी स्पीच को लोगों ने आधार बनाकर अपने आंदोलन को आगे बढ़ाया कि गांधी की जो स्पीच है, ये स्पीच पूरे आंदोलन में बहुत काम करेगी। अब देखें इसमें क्या गांधी ने स्पीच में क्या सरकारी नौकरियां छोड़ दें, न छोड़ें, ध्यान रखें, छोड़ने, अब तक छोड़ने की बात करें तो इसमें कहा न छोड़ें, लेकिन कांग्रेस के प्रति निष्ठा घोषित करें लोग। सैनिक आम जनता पर गोली चलाने से इंकार कर दे, राजा महाराजा तभी यहाँ शामिल हों जब वो जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करें। छात्र स्कूल तभी छोड़े, यूनिवर्सिटी तभी छोड़े, कॉलेज तभी छोड़े जब वो अंत तक इसमें शामिल हो सके। आंदोलन क्या हुआ, पूरे देश में एक लहर दौड़ चली, हिंसात्मक घटनाएं बढ़ने लगी, स्ट्राइक, धरना, थाना होने लगे, थाना, डाक आदि को जनता ने जला दिया, रेल की पटरियां उखाड़ दी गई, टेलीफोन लाइन उखाड़ दिए गए। पिछले आंदोलन से यह आंदोलन भिन्न था, क्यों? क्योंकि गांधी ने हिंसा की आलोचना नहीं की। इस बार हर बार गांधी हिंसा की आलोचना में देखेंगे आंदोलन को वापस ले लिया करते थे, लेकिन इस बार उनका स्वरूप ऐसा नहीं था। गांधी ने क्या किया, 21 दिन का उपवास रखा। स्वास्थ्य खराब होने लगी महात्मा गांधी की, गवर्नर की कार्यकारिणी से सभी भारतीयों ने इस्तीफा दे दिया इसकी वजह से, और इनका इंटरव्यू लिया था लुई फिशर ने। हमने बताया कि स्टेडियम में वेब मिलर ने इंटरव्यू लिया था धरफड़ा वाले कांड पर, जब स्टेडियम चल रहा था, सविनय आंदोलन चल रहा था। इसके बाद समानांतर सरकारें स्थापित होने की एक प्रमुख घटना इसमें और देखने को मिलती है। बलिया में चित्तू पांडे की सरकार एक पहली सरकार थी। सतारा में नाना पाटिल वाई चौहान की हो रही है, सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार है। तलछर में मोहन प्रधान और लक्ष्मण नायक की सरकार स्थापित हो रही है। तामलुक में लक्ष्मण सावंत और सतीश सावंत की हो रही है, जो एक जातीय सरकार का एक प्रकार थी। तो इतनी बातें हमने आपसे की हैं। अन्य सरकारें भी यहाँ पर स्थापित हो रही हैं, जिनकी हमने बात आपसे की डिटेल में। वो कौन कौन सी थी हमने आपको बताई थी कि वो सरकारें थी। अच्छा, एक पीपीटी भी और है। हाँ, अन्य सरकारें भी स्थापित हो रही हैं, सिंध, मुंगेर, भागलपुर, चंपारण और मिदनापुर, ये सब भी नाम आपको जानने होंगे। और भूमिगत कार्रवाइयाँ कर रहे हैं समाजवादी नेता। जब नेता गिरफ्तार हो गए थे, कांग्रेस ने समाजवादी नेताओं को दिशा निर्देश देने का कार्य किया था। तो उसमें हमने आपको नाम बताया था, राम मनोहर लोहिया का, मीनू मसानी के, उषा मेहता का। चूँकि आगे हमारे पास स्लाइड इसमें शायद नहीं है, इतना ही हमने लेकर आया था, उसके आगे हमने कवर किया है। तो अब उसमें राम मनोहर लोहिया हैं जो रेडियो से नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, मीनू मसानी रेडियो से कर रही थी, और उषा मेहता का नाम बड़ा प्रमुख है। उन्होंने नाव लेकर जाकर वहाँ से रेडियो का संचालन किया। और आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसापल्ली, ये लोग घूम घूम कर लोगों को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। तो ये थी पूरे आंदोलन की एक रूपरेखा, पूरे आंदोलन की असहयोग आंदोलन क्विक इंडिया मूवमेंट की एक जानकारी, जिसे आपको यहाँ पर जानना आवश्यक था और आपके लिए महत्वपूर्ण भी था। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। दीजिए आज्ञा हमें अपने मित्र रमेश चंद्र को। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। लेकिन एक चीज़ और, अगर आप अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। हमारे चैनल का नाम आपको जान लेना चाहिए क्या है, NM कॉर्नर। जी, हमारे चैनल का नाम है कॉर्नर की स्पेलिंग है CORNER। अगर आप यहाँ पर YouTube पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आएगा, वहाँ पर वीडियो आएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा लोगों तक। ठीक है दोस्तों, दीजिए आज्ञा। लेकिन आपको एक चीज़ और कि ये 9 बजे आप जो क्लास से जुड़े हैं, आप 2 बजे भी क्लास से जुड़ना न भूलें, क्योंकि वहाँ पर यूपी स्पेशल हम करवा रहे हैं। और बेमुश्किल 2 और 3 वीडियो यूपी स्पेशल में और आएंगी। पूरी यूपी स्पेशल हम कंप्लीट कर देंगे। उसके अलावा 8 बजे हम करंट अफेयर करा रहे हैं। जैसे ये यूपी स्पेशल वाला सेशन समाप्त होगा, आपकी 2 क्लासें ये दोनों रेगुलर चलती रहेंगी। ठीक है, यहाँ पर हम हिस्ट्री कंप्लीट करके हम रुकने की कोशिश करेंगे कुछ दिन। क्यों? क्योंकि लोगों के पेपर हैं और करंट हम कवर कराएंगे। ठीक है दोस्तों, दीजिए आगे अपने मित्र रमेश चंद्र को। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।